नमस्कार दोस्तों। हमने अपने प्लेटफॉर्म नटराज आईएएस पीसीएस में स्टार्ट किया था सेल बायोलॉजी। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमने कुछ पॉइंट्स कल देखे थे कि साइटोलॉजी कहते किसे क्या है, सेल ऑर्गेनेल में क्या क्या होता है। उसके आगे हम लोगों को आज देखना है सेल ऑर्गेनेल। सेल थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा था और प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखा था। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमको स्टार्ट करना है ये सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन बात करें अगर यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, तो हमने एक बेसिक डिफरेंस बताया था कि जिसमें सेल बाउंड स्ट्रक्चर, सेल बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाएंगे वो हमारा यूकैरियोटिक सेल होगी, और जिसमें सेल बाउंड आपके ऑर्गेनेल नहीं पाए जाएंगे वो प्रोकैरियोटिक सेल होगी। तो सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर वो यूकैरियोटिक सेल है तो उसकी जो फर्स्ट मेम्ब्रेन होगी वो सेल मेम्ब्रेन होगी, और अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो आउटर मेम्ब्रेन क्या होगी? फर्स्ट मेम्ब्रेन वो सेल वॉल होगी। तो यहाँ पर हम पहले प्रोकैरियोट से स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स दैट इज अरेंज्ड इन बाइलेयर। सिंपल सा इसके दो तीन इसका नियम प्रतिपादन किया गया है। एक है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको दिया है सिंगर और निकोलसन ने। ठीक है, इस मॉडल के अंतर्गत ये कहा गया है कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो बाई लिपिड के फॉर्म में बनी होगी, और उसके ऊपर प्रोटीन्स के जो पदार्थ हैं वो इनेबल्ड होंगे। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो हमारी मेम्ब्रेन है ये क्वासी फ्लूइड नेचर की है, जो कि लिपिड इनेबल्ड है, और इसमें प्रोटीन्स जो हैं बीच बीच में इसके इनेबल्ड होंगे। ठीक है, इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी पाया जाता है। ये एडिशनल पॉइंट है जो कि ध्यान देने वाला है। अगला पॉइंट है कि इसका वर्क क्या है, जो कि हमारे सबसे काम आता है। वर्क की बात करें तो जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिव परमेएबल नेचर की होती है। यानी सेलेक्टिव परमेएबल नेचर का मतलब ये है कि ये जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं ये डिपेंड करेगा उसके कंसंट्रेशन पर, कि उसका साइज क्या है, उसके आकार पर, उसके अनुसार ये मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगी। ठीक है, इसके अलावा बाय द मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है कि फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन, ये जो है लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की ओर की तरफ से वाटर का मूवमेंट होगा हमारे सेल में। ठीक है, इसके अलावा इसका जो और वर्क आता है वो देखने को मिलता है सोडियम पोटेशियम पंप में, जो कि हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वर्क करता है सेल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ये जो डायग्राम दिखाया गया है कि हमारी जो सेल होगी वो फॉस्फोलिपिड की होगी, जिसमें कि प्रोटीन्स जो है, इसके जो कण है प्रोटीन्स के, वो बीच बीच में इनेबल्ड होंगे। वही इस डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल जो हमारी पाई जाएगी वो हमारी प्रोकैरियोट सेल में पाई जाएगी, और यहाँ पर ये नॉन लिविंग होती है। ठीक है, नॉन लिविंग रिजिड आउटर कवरिंग होगी, जो कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाएगी। इसका वर्क क्या है? सबसे मेन वर्क होता है सेल वॉल का टू सेव द सेल को सेव प्रोवाइड करना। ठीक है, सेव द सेल एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, उसको प्रोटेक्शन देना, उसको इंफेक्शन से उसको बचाना। इसके अलावा सेल टू सेल इंटरेक्शन में हमारी हेल्प करती है। जो सेल होगी वो जैसे कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या प्लांट्स है, तो उसमें सेल ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है, तो उसकी आउटर कवरिंग क्या हुई? आउटर कवरिंग सेल वॉल हुई। तो इसके बीच का जो सेल है, इसके बीच का जो स्पेस होता है, यहाँ पर जो स्पेस है, ये स्पेस बना होता है मिडिल लैमेला से। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो ये एक तरह से सेल वॉल जो होती है ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हमारे हेल्प करती है। ठीक है, इसके अलावा एल्गी की बात करें तो एल्गल सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से, गैलेक्टन से, मेमन से और अदर मिनरल साइज कैल्शियम कार्बोनेट से। बात करें प्लांट्स की तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है बनी होती है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देने वाला है।
ठीक है। इसके अलावा जो मैंने मिडिल लैमेला वाला पार्ट बताया कि मिडिल लैमेला इज अ लेयर मेनली फॉर्म फ्रॉम कैल्शियम पेक्टेट, जो कि हमारी दो जो सेल होती है इसके दोनों सेल के बीच में ज्वाइंट का कार्य करती है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट नेबरिंग सेल को टुगेदर में इसके जॉइंट में हमारी होल्ड करने में ग्लूज मतलब इसके बीच का जो गैप होता है ये हमारे मिडिल लैमेला कहलाता है। ठीक है, इसको हम ये इसका डायग्राम है, डायग्राम समझते हैं। ये हमारी देखिए 3 डिफरेंट सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, जिसमें कि मिडिल जो पार्ट है ये हमारा कहलाएगा मिडिल लैमेला। ठीक है, यही है। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा का वर्क क्या होता है? प्लाज्मोडेस्मेटा जो है, जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, डिफरेंट डिफरेंट सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट करने का कार्य करता है। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये है कि ये टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ये भी, और ये 2 प्रकार का होता है मेनली। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, तो इसमें हमको आंसर देना है कि इसमें जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर इनेबल्ड होते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका वर्क क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन सिंथेसिस में है। राइबोसोम का वर्क क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, whereas इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं। ये यहां पर दिया गया है इसका डायग्राम, गोल्गी ऑपरेटस। ठीक है, गोल्गी ऑपरेटस जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है गोल्गी ऑपरेटस, जिसको कि सिस्टर्नी कहा जाता है। ठीक है, ये जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर है सिस्टर्नी, इसकी अगर लेंथ की बात करें तो 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 डायमीटर तक इसकी लेंथ होती है, और ये एक दूसरे पर पैरेलली ये अटैच्ड होता है। ठीक है, तो इसको हमको इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिस्टर्नी। इसकी खोज की बात करें तो इसकी सबसे पहले खोज किया था कैमिलियो गोल्जी ने इन नर्व सेल्स ऑफ आउल एंड कैट। जो नर्व सेल होती हैं आउल की और कैट की, उसमें कैमिलियो गोल्गी ने इसकी खोज की थी। ये मेनली अगर इसके वर्क की अगर बात करते हैं गोल्गी ऑपरेटस की, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के ये बनाने में कार्य करता है। इसके अलावा इसको प्लांट सेल में इसको डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डिक्टियोसोम के नाम से आता है। इसके अलावा इसको लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम। लाइसोसोम बेसिकली ये जो पार्ट है, दिस इज आल्सो ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एंड दिस इज फॉर्म बाय द ये आपके ये जो गोल्गी ऑपरेटस हमने भी पढ़ा था, इसी के जरिए इसका फॉर्मेशन होता है लाइसोसोम का। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ गोल्गी ऑपरेटस। यानी गोल्गी ऑपरेटस जो है हमारा सेल ऑर्गेनल, उसके पैकेजिंग के फॉर्म में हमारे लाइसोसोम का निर्माण होता है। इसको सेल का ये एटम बॉम्ब या सोसाइडल बैग भी इसको कहते हैं। तो ये हमको ध्यान रखना है, क्यों कहते हैं, क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जिस डाइजेस्टिव उसका मेनली नाम होता है एसिड हाइड्रोलेज। अगर ये सेल के अंदर फट जाए तो सेल पूरी ब्लास्ट कर जाती है, यानी सेल रप्चर हो जाती है, इसीलिए इसको सोसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये यही आगे इसका लिखा है, लाइसोसोम हाइड्रोलाइजेस मटेरियल व्हिच एंटर्स। ठीक है, तो इसका आगे देखते हैं। वैक्यूल्स अगला हमारा ये है सेल ऑर्गेनल। वैक्यूल्स जो होते हैं मेनली पाए जाते हैं हमारी प्लांट सेल में। हमने कल ही पढ़ा था कि जनरली एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, और अगर पाए भी जाएंगे तो इनिशियल सेल स्टेज में पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही छोटे आकार में होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में यहां पर दिया गया है। वैक्यूल्स इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस कंटेनिंग वाटर सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। एंड इसकी ये पॉइंट हमको ध्यान में रखने वाला है कि जो आउटर कवरिंग होती है वैक्यूल्स की, ये हमारी टोनोप्लास्ट कहलाती है। ठीक है, ये जो आउटर कवरिंग है ये हमारी क्या कहलाएगी? टोनोप्लास्ट।
ठीक है। इसके अलावा अमीबा में अगर बात करें तो अमीबा में ये वैक्यूल्स जो होते हैं एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा मेनी सेल्स इन प्रोटिस्टास फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय इनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स। इसका निर्माण फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करने के लिए किया जाता है। ऑस्मो रेगुलेशन में काम करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन यानी परासरण में हमारी हेल्प करते हैं, यानी वाटर को एक लेवल, एक सर्टेन लेवल तक बनाए रखने में वैक्यूल्स हेल्प करता है सेल के अंदर। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल हमारे सामने आया है जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। हमने जनरली बचपन में पढ़ा है कि चप्पल के शेप में इसका आकार होता है, जो कि डबल यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। और इसकी जो बाहर की, अगर जो हमने बोला डबल यूनिट स्ट्रक्चर है, जो बाहर की मेम्ब्रेन होगी वो तो लिमिटिंग बाउंड्री होगी, यानी कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री होती है। लेकिन जो अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है वो एक इनफोल्डिंग के फॉर्म में पाई जाती है, जिसको हम लोग क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये जो आपको दिख रहा होगा, ये हमारी जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन एरोबिक रेस्पिरेशन, हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करती है सेल के अंदर, और इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में न्यूक्लियस के अंदर हमारे डीएनए, आरएनए और अदर जितने ही प्रोटीन सिंथेसिस के राइबोसोम वगैरह सब पाए जाते हैं। इसी तरह डीएनए और क्लोरोप्लास्ट, ये दो ऑर्गेनल सेल के अंदर होते हैं, जिसके अंदर भी डीएनए, आरएनए और हमारे राइबोसोम पाया जाता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है। बात करते हैं प्लास्टिड्स की, इंपॉर्टेंट है भी हमारे एग्जाम के पॉइंट से। प्लास्टिड्स आर द ऑर्गेनल प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, जो कि कहां पाया जाएगा, केवल और केवल प्लांट सेल में देखने को मिलता है। और ये कार्य क्या करता है, बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स एंड इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट्स। ये जो प्लास्टिड होते हैं डिफरेंट जो है टाइप के पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट्स। इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ये करते क्या है, ये प्लांट को, जैसे हम पौधे देखते हैं तो पौधे हमारे हरे क्यों होते हैं, पौधे हमारे हरे इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें डिफरेंट पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं। तो उन्हीं पिगमेंट्स को जो कैरी करने का कार्य करता है वो करता है हमारा प्लास्टिड्स, जो कि तीन प्रकार के हम पढ़ने जा रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाएगा और इसके अलावा कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स पाया जाएगा, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टैपिंग लाइट एनर्जी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ये जो क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स है, ये पौधों में जब फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होगी, जब भोजन निर्माण का जब कार्य किया जाता है, तो ये लाइट को टैपिंग करने में यानी प्रकाश को संघनित करने का कार्य करते हैं। बात करें क्रोमोप्लास्ट की, तो क्रोमोप्लास्ट में जो पिगमेंट पाया जाता है उसका नाम है कैरोटेनॉइड पिगमेंट, जिसमें कि कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स एंड अदर पिगमेंट पाए जाते हैं, जो कि एक फैट सॉल्युबल होता है क्रोमोप्लास्ट। इसके बात करें ल्यूकोप्लास्ट की, तो ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता। ठीक है। कलरलेस प्लास्टिड होता है, जो कि अपने वेरियस शेप और साइज के अनुसार इसको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं। एक होता है एमाइलोप्लास्ट विच स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट्स, इलियोप्लास्ट विच स्टोर्स ऑयल एंड फैट्स एंड एल्यूरोप्लास्ट विच स्टोर्स प्रोटीन। ठीक है। बात करें अगर स्पेसिफिकली क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने भी पीछे यहां पर पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट जो पिगमेंट है, यहां पर क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड पिगमेंट पाया जाएगा। ठीक है। जो कि लाइट एनर्जी को टैप करने में हेल्प करता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता कहां पे है, सवाल ये आता है। तो इसका आंसर ये है कि क्लोरोप्लास्ट जो हमारे पौधे होते हैं उसकी पत्तियों के मीसोफिल सेल में पाया जाता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जिसमें कि हम अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें दो हमको पॉइंट देखने को मिलते हैं, एक स्ट्रोमा और दूसरा ग्रेना पॉइंट। ठीक है। ये आप एग्जाम में इसमें डायग्राम में देख सकते हो
ये है हमारा स्ट्रोमा पॉइंट और दूसरा है ये स्टर्नम पॉइंट है, ठीक है। तो हमको इसी के बारे में देखना है। स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो हमारी जो क्लोरोप्लास्ट है, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, इसका जो स्पेस होता है ये हमारा स्ट्रोमा कहलाता है, जो कि हमारे लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके अलावा दूसरा जो पार्ट है इसका क्लोरोप्लास्ट का, वो होता है हमारा थैलाकॉइड्स। नंबर ऑफ स्कैटर्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक पाया जाता है, जिसको बोलते हैं थैलाकॉइड्स। ऑन द इसकी बात करें तो स्टैक्स लाइक अ पाइल्स ऑफ क्वाइन के आकार में थैलाकॉइड्स अरेंज होते हैं, जो कि हमारे डार्क रिएक्शन में मदद करते हैं। द स्ट्रोमा कंटेन्स एंजाइम्स, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम्स। यानी हमारे सामने एक पॉइंट निकल के आया कि एक तो जो हमको ध्यान ये रखना है कि न्यूक्लियस के अलावा डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये निकल के आया कि राइबोसोम जो है ये हमारे न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम में पाया जाएगा, ठीक। तीसरा पॉइंट ये निकल के आया हमको जो ध्यान में रखना है कि इसके ये जो हमारा प्लास्टिड है, प्लास्टिक को 3 कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड किया गया है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस प्लास्टिड है, ठीक है। इसके बारे में हमको ये 3-4 पॉइंट जो है जो हमको ध्यान देने वाले थे। एक इंपॉर्टेंट बहुत ही जनरल क्वेश्चन है और एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है कि प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों को सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल कहा जाता है। मतलब इसकी आइडेंटिटी एक यूनिट सेल के तरह इसको देखा जाता है, ठीक है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि हमने अभी अपने लास्ट स्लाइड में देखा कि इसमें भी डीएनए पाया जाएगा, राइबोसोम पाया जाएगा। तो एक तरह से जो भी कार्य एक इंडिपेंडेंट सेल करती है, उसी तरह ये जो सेल ऑर्गेनेल है ये भी लगभग उसी तरह का सभी एक्शन परफॉर्म करते हैं। इसीलिए इनको जो है सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल के नाम से जाना जाता है, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया को। बात करते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम के बारे में हमने जब अपने कल के लेक्चर में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि राइबोसोम जो है एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यानी इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ये हमारा नहीं है। इसलिए ये जो है चाहे यूकैरियोट हो या चाहे प्लांट सेल हो या हमारी एनिमल सेल हो, इसमें ये जो राइबोसोम पाया जाता है नॉन मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है। बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की, तो राइबोसोम आर द ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। यानी ये एक ग्रेन्यूल के लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में जो है 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाएगा और प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाएगा। एस मींस क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एस मींस होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है, विच इनडायरेक्टली मेजर द डेंसिटी एंड साइज ऑफ द सेल, ठीक है। ये हमको देखने में मिलता है। राइबोसोम का वर्क क्या है, पिछले 2-3 स्लाइड से हम देख रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हमारी हेल्प करता है राइबोसोम, ठीक। बात करें छोटे छोटे और सेल ऑर्गेनल बचे हुए हैं जिसके बारे में हमको देखना है। साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो है एक फिलामेंटस प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर है जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। और ये करता क्या है, ये मैकेनिकल सपोर्ट, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मोबिलिटी में सेल की हेल्प करता है। इसके अलावा सेल को शेप भी प्रदान करता है। ध्यान ये देना है कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी कई सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं जो कि सेल को शेप प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं, चाहे वो साइटोस्केलेटन हो या हमारे सेंट्रियोल हो, जो कि आगे हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे आगे स्लाइड्स के अंदर, ठीक है। बात करते हैं आगे, हमारा जो सेल ऑर्गेनल है सिलिया और फ्लैजेला, जो कि हमारे हेल्प करेगा सेल मूवमेंट में, सेल के गमन में हमारा हेल्प करता है। हेयर लाइक आउटग्रोथ स्ट्रक्चर है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही आउटग्रोथ होकर के इसका निर्माण हुआ है। वही जैसा मैंने बताया सेल मूवमेंट में हेल्प करता है। सीलिया और फ्लैजेला में डिफरेंस कभी कभार एग्जाम में पूछने को मिलता है। तो सीलिया जो होता है ये स्मॉलर इन साइज, छोटा होगा साइज में और मोर इन नंबर, ठीक है। और फ्लैजेला क्या होता है, फ्लैजेला जो होता है लार्जर इन साइज और यूजली 1 या 2 ज्यादा फ्लैजेला सेल में पाए जाते हैं। यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, ये सीलिया का डायग्राम है और ये फ्लैजेला का डायग्राम है, ठीक है।
सेल के मूवमेंट में हेल्प करता है। बात करते हैं अगला, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स, जिसका कि फर्दर वर्क होता है हमारे सेल डिवीजन के टाइम में। देखते हैं क्या है। तो ईच सेंट्रियोल्स हैव अ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, यहां पर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जो कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो सेंट्रोसोम है इसके अंदर दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बने हुए हैं जो कि हमारे सेंट्रियोल्स कहलाते हैं। ये पाया कहां जाएगा? एनिमल सेल में, यूग्लिना सेल में और क्लेमाइडियम मोनास में पाया जाएगा। ये भी हमारे जो सेल होती है उसमें स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ये हमारे हेल्प करता है। ठीक है, सीलिया और फ्लैजला की तरह जो है इसका भी वर्क एक तरह से हमारे सेल डिवीजन की तरह सेल डिवीजन में होता है। बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल की, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है न्यूक्लियस, जो कि हमारे सेल के बीचों बीच पाया जाता है। मैंने कल आपको बताया था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक डिफरेंस, जिसमें हमने देखा था कि एनिमल सेल में जो हमारी न्यूक्लियस पाया जाएगा वो ऑन द जो न्यूक्लियस होगा वो ऑन द सेंटर ऑफ द सेल होगा, लेकिन जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के वन साइडेड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जो कि हमको देखने को मिलता है। बात करें इसके डिस्कवरी की, तो न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड, नॉट डिस्कवर्ड, डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, और इसका सबसे पहले नाम दिया था फ्लेमिंग ने। क्या नाम दिया था? क्रोमैटिन इन्होंने नाम दिया था। क्रोमैटिन क्यों नाम दिया था इन्होंने इसके अंदर जब स्टडी किया तो इन्होंने देखा कि सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, चाहे वो क्रोमैटिन हो या न्यूक्लियर मैट्रिक्स हो। न्यूक्लियर मैट्रिक्स यानी न्यूक्लियोप्लाज्म की बात की जा रही है, और या न्यूक्लियाई हो। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। इसके अलावा जो हमारी ये न्यूक्लियस है ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, 2 यूनिट मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर, 2 पैरेलल मेम्ब्रेन विच ये इसकी यहाँ पे दिखाया जा रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, 2 यूनिट मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, जो ये 2 यूनिट के जो मेम्ब्रेन होगी इसके बीच का जो स्पेस कहलाएगा उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस कार्य क्या करता है? सेल को बैलेंस कार्य करने का काम करता है। ठीक है, जब सेल मैकेनिकल एक्टिविटी करती है तो उसके अंदर का जो न्यूक्लियोप्लाज्म है सेल को उसको मेंटेन किए रहेगा, उसको बैलेंस करेगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। यही आगे लिखा हुआ है कि a number of places nuclear envelope is interrupted at by minute pores which is formed by the fusion of two membranes। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है न्यूक्लियाई नाम से। ठीक है, जो कि एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाएगा। इसके अलावा न्यूक्लियोलस एक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस में हमारी मदद करता है। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ा है डीएनए पाया जाएगा, क्रोमोसोम पाया जाएगा, क्रोमोसोम में ही डीएनए होते हैं और इसी में हमारे जीन इनेबल्ड होते हैं। वही सब यहाँ पर उसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, जो हमको ध्यान ये देना है कि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो डीएनए पाया जाता है वो हिस्टोन प्रोटीन से इनेबल्ड होता है इन प्रोकैरियोटिक सेल, बट इन प्रोकैरियोटिक सेल में वहां पर भी हमारे डीएनए या आरएनए देखने को मिलते हैं, लेकिन वहां पर हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंस रहता है। ठीक है, बात करें इसके फंक्शन की, न्यूक्लियस के फंक्शन के क्या है, तो एक तरह से न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। तो वहां उसी के बारे में यहां लिखा है कि न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द न्यूक्लियस। ठीक है, अब बात करते हैं एक लास्ट हमारा ऑर्गेनल बचा हुआ है, ये है माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज जो ऑर्गेनल होता है ये माइन्यूट वेसल्स के फॉर्म में पाया जाता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स को कैरी करता है, चाहे वो प्लांट सेल हो या हमारे एनिमल सेल हो, जो कि हमारे सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि हमको देखना है, एग्जाम में एक एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं। पहले पॉइंट की बात करें तो यहां पर दिया गया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, जो कि हमारी जिसकी खोज किसने किया था? खोज किया था नॉल और रस्का ने 19
33 में, ठीक है। तो ये पूछ लेता है। हमने पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी में हमने क्या पढ़ा? सेल थ्योरी में हमने ये पढ़ा कि जितने भी एनिमल हो या प्लांट हो, सभी ग्रुप ऑफ सेल से बने होते हैं। इसके अलावा दूसरा हमने इसमें 2 पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये हमने पढ़ा कि ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो यहाँ पर पूछा यह जाता है कि सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या है, तो हमको ध्यान ये रखना है कि वायरसेस आर द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। इसके अलावा हमने एक बेसिक पॉइंट हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि सेल इज अ फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल। तो उसी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि सेल जो है स्ट्रक्चरल और बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ की। तो यहां पर दिया गया है कि ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म that is present in miniature form of each and every cell, it is a reason why cell is called structural unit of an organism। यानी कि शरीर में हमारे जो भी क्रियाएं हो रही हैं, चाहे वो श्वसन हो या चाहे रेस्पिरेशन हो, जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो एक इंडिविजुअल सेल भी परफॉर्म करती है। इसीलिए सेल को हमारे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये केवल और केवल हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं देखने को मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल केवल हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा क्या जो सेल वॉल है इसकी भी ग्रोथ होती है? अगर होती है तो इसके लिए कौन क्या जिम्मेदार है? तो इसके लिए जिम्मेदार है एक्सपेंशन प्रोटीन, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभार और पूछा जाता है कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सेल वॉल ये किसके कारण होता है? तो ये चीज हमको देखने को मिलती है, आगे क्वेश्चन में ये पॉइंट देखेंगे। ये हमको देखने को मिलता है पीएच के कारण मूवमेंट होता है, ठीक है। बात कर रहे हैं कि अगर सेल हमारी इनएक्टिव स्टेट में है, यानी सेल जो है वो एक्टिव स्टेट में नहीं है, मतलब निष्क्रिय अवस्था में है, तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के अंदर प्रेजेंट है वो हमारे सक्रिय अवस्था में होगा या निष्क्रिय अवस्था में होगा? तो हमको ध्यान ये रखना है कि सेल की जो भी कंडीशन होगी माइटोकॉन्ड्रिया भी उसी को फॉलो करेगा। यानी अगर सेल इनएक्टिव फॉर्म में है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी इनएक्टिव स्टेट में होगा, यानी ऑर्थोडॉक्स स्टेट में होगा, ठीक है। इसके अलावा 2 सेल ऑर्गेनल जो कि ह्यूमन सेल में पाए जाते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनल होते हैं हमारे, वो सेंट्रियोल और राइबोसोम, जिसकी चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। बात करें कि एक स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है एग्जाम में, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल का मतलब ये हुआ कि ऐसी सेल जिसका की निर्माण पहले हुआ हो, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति पहले हुई हो, तो प्रोकैरियोटिक सेल है। ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। बात करें केमिकल कंपोजिशन की, तो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम होता है, ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि मेटाबॉलिक पाथवे भी दोनों सेम कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हो या यूकैरियोटिक सेल्स हो। मीजोसोम हमने पढ़ा था, यूकैरियोटिक सेल में क्या था? मीजोसोम एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज मीजोसोम। मैंने इसको बताया भी था कि मीजोसोम जो होता है ये साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स जो हमको मिलाने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे पहले किसने देखा था? निगोली और क्रैमर ने इन 1855 में। इसके अलावा इसके बारे में 2 थ्योरी मेनली प्रचलित है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। एक यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी देखने को मिलती है, दूसरी देखने को मिलती है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये दिया था रॉबर्टसन ने इन 1959 में, और हमारे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दिया था सिंगर और निकोलसन ने, जिसमें हमने बताया था कि ये फास्फोलिपिड की बनी हुई मेम्ब्रेन है, जिसमें कि लिपिड के ऊपर प्रोटीन के सेगमेंट्स इनेबल्ड होंगे, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एक आखिरी पॉइंट जो हमको देखना है कि नेचुरल डेथ ऑफ सेल इज आल्सो प्रोग्राम्ड विद इन सेल बाय
ये इसके लिए एक जीन पाया जाता है जो कि हमारी सेल में, जिसका नाम होता है सेल प्रोग्राम डेथ जीन, जो कि नेचुरल डेथ को अकर करेगा। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की हमको जो देखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज द प्लांट सेल वॉल मेनली कंसिस्ट ऑफ, किससे बनी होती है प्लांट सेल? हमने अपने शुरुआत के ही स्लाइड्स में देखा था कि जो प्लांट सेल बनी होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। तो हमारा यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द प्राइमरी सेल वॉल ऑफ प्लांट कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन नॉट हैव अ सेल वॉल, किसमें, यानी जितने ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसमें से किसमें सेल वॉल नहीं पाई जाएगी? ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि सेल वॉल कहां नहीं पाई जाती है? सेल वॉल नहीं पाई जाएगी माइकोप्लाज्मा में। ठीक है, माइकोप्लाज्मा इज अ जीनस ऑफ बैक्टीरिया दैट लैक ऑफ सेल वॉल अराउंड देयर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें जो आउटर कवरिंग होती है सेल वॉल के ऊपर उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, जिसके बारे में हमने कल स्टडी किया था। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑर्गेनेल इन द सेल देन द न्यूक्लियस कंटेन डीएनए, इसके बारे में 2-3 बार अभी अपने लास्ट स्लाइड में बता चुका हूं कि न्यूक्लियस के अलावा सेल के कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं जिसमें डीएनए राइबोसोम पाया जाएगा। तो हमारा इसका आंसर निकल के आता है माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे डीएनए पाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। Which of the following given option the cellular and molecular control program cell death card, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है एपोप्सिस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो फर्दर स्टडी करेंगे, इसके बारे में हमने अभी स्लाइड में नहीं पढ़ा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि राइबोसोम के अब्सेंस में सेल जो है क्या कार्य नहीं कर पाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ राइबोसोम इन द सेल, यानी राइबोसोम अगर सेल में प्रेजेंट ना हो तो क्या नहीं हो पाएगा। हमने इसके बारे में पढ़ा कि प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो राइबोसोम का वर्क होता है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी जो है प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम की एब्सेंस में सेल में नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की। तो छठवें क्वेश्चन में कहा गया है कि लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी होती है? तो इसके बारे में कल हमने पढ़ा था कि जो नर्व सेल होती है इट इज लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, जो कि अराउंड 6 फीट लॉन्ग होती है। सेल थ्योरी के बारे में कल हमने पढ़ा था कि सेल थ्योरी किसने दिया है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, स्लीडन एंड स्वान ने फॉर्मुलेट किया था इन 1935 में सेल थ्योरी को। बात करें पावर हाउस ऑफ सेल, हमने देखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। ठीक, पावर हाउस सेल क्यों कहलाता है? क्योंकि यहां पर क्रेब्स साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ही परफॉर्म होती है, तो ये हमारे एनर्जी का मेन सोर्स होता है। बात करें सेलुलर रेस्पिरेशन कहां पर होगा? सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में भी माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, वही सेम उसी तरह उसी पैटर्न पे क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो विच आर द फॉलोइंग गिवन फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू द सेल वॉल। इसके बारे में थोड़ी देर हमने पहले डिस्कस किया था कि सेल वॉल से मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल करता है, यानी अमाउंट ऑफ वाटर, यानी यहाँ इनडायरेक्टली बात कर रहा है कंसंट्रेशन की, पीएच, साइज ऑफ मॉलिक्यूल या एयर की। तो हमको ध्यान यहाँ ये देना है कि पीएच जो होता है उस पर डिपेंड करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल अलोंग सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल जो हमारी होगी वो पीएच पे डिपेंड करेगी कि क्या उसको ट्रांसपोर्टेशन करना है क्या नहीं करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अ सब्सटेंस दैट इज मोर देन 80% इन अ सेल इज, क्या है? प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड वाटर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा वाटर। हमको मालूम है कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो भी लगभग 70-75% जो है वाटर का बना हुआ है, वहां पर वाटर का वेट सबसे ज्यादा होता है। उसी तरह सेल में भी 80% जो होता है वो वाटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल फ्रॉम द लाइसोसोम। लाइसोसोम को कौन बनाने का कार्य करता है?
तो हमने यहाँ पर अपने स्लाइड्स में देखा था कि इस गोल्गी बॉडीज जो होती है ये हमारे लाइसोसोम का फॉर्मेशन करती है। गोल्गी बॉडीज का काम क्या होता है? गोल्गी बॉडीज का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, तो वहां यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाइसोसोम आर द स्मॉल वेसल्स कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एंड सराउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन। हमने पढ़ा था कि इसको जो है एटम बॉम्ब ऑफ सेल भी कहते हैं लाइसोसोम को। ठीक है, बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम? लाइसोसोम का फंक्शन होता है इंटरसेलुलर डाइजेशन। ठीक है, लाइसोसोम हो गया। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है वेयर इज सिचुएटेड इन मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर रिसर्च सेंटर। ये हमारा जो सेंटर है ये कहां पर है? तो हमको इसमें ऑप्शन जो है मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद। हैदराबाद जो है यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर और सेलुलर रिसर्च सेंटर देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आरएनए का फुल फॉर्म। सिंपल क्वेश्चन है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एंजाइम्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? जनरल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हमको ध्यान ये रखना है एंजाइम्स जो होते हैं ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल स्टडी करेंगे एंजाइम्स वगैरह, तो उसमें हम लोग पढ़ा जाएगा इसको। द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं? एटीपी को बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, सिंपल क्वेश्चन है। विच कैन रिस्पायर इन ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या इसमें जो सीड हैं, लीव्स हैं, स्टेम हैं या रूट हैं, इसमें क्या है, कौन है जो कि ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में भी रिस्पिरेशन कर सकता है? तो ध्यान हमको ये देना है कि सीड को जर्मिनेशन के दौरान ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है, तो यहाँ पर जो सीड होता है ये ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में भी रिस्पिरेशन कर सकता है। ल्यूकोप्लास्ट हमने पढ़ा था कि हमारे प्लास्टिड के 3 पार्ट्स होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये पूछ रहा है क्या रिप्रेजेंट करेगा, कलरलेस प्लास्टिड और सेल एडेंसिव। इसमें हमने पढ़ा था कि ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है, और जितने भी और हमारे चाहे क्रोमोप्लास्ट हो उसमें हमारे पिगमेंट पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाएगा, तो इसको बोलते हैं कलरलेस प्लास्टिड्स। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ल्यूकोप्लास्ट आर अ कैटेगरी ऑफ प्लास्टिड एंड एज सच आर ऑर्गेनेल फाउंड इन प्लांट सेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमको देखना है, इन द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस ऑफ सेल डिवीजन। माइटोसिस और मियोसिस की यहाँ इंपॉर्टेंस के बारे में बात की जा रही है कि इसकी विशेषता क्या होती है। तो माइटोसिस की विशेषता ये होती है यहाँ पर जो भी हमारी प्रोजनी बनेंगी वो एकदम आइडेंटिकल होंगी फादर की। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर म्यूटेशन जो होता है माइटोसिस में नहीं देखने को मिलता। वनस्पत अगर बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस में एक सेल से हमारी 4 सेल्स बनती हैं, और यहाँ वहां पर जो है मियोसिस में म्यूटेशन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर इसके ऑप्शन की बात करें कि माइटोसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, तो एकदम आइडेंटिकल जो प्रोजेनी होंगी वही इसकी इंपॉर्टेंस होंगी, जो कि हमको सेल डिवीजन में आगे हम लोग जब स्टडी करेंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे। दोस्तों इसी के साथ सेल डिवीजन चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम लोग अगला जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसको मैं लेकर के आपके सामने आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।